हेलो स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का लाइट यानी ऑप्टिक्स का क्लास ले रहा हूँ P11। तो देखिए, सबसे पहले जो है से लाइट के बारे में समझिए कि लाइट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख दिए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो देखिए, यहाँ डेफिनेशन दे दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहा जाता है जिसका चार्ज जीरो रहे, मास जीरो रहे और वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहे। अगर ये तीनों विशेषता मिल गया तो अब आप समझिएगा कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है, प्रकाश जो है से विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका मतलब है कि सब चीज़ प्रकाश में है। देखिए, चार्ज जीरो, मास जीरो एंड वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। फिर देखिए, दूसरा विशेषता कर बता रहे हैं कि लाइट आखिर क्या है। तो देखिए, लाइट इज क्या है? लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है से अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग से हो सकता है आपको गड़बड़ होता होगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं। देखिए, लिख दिए हैं, माध्यम के कणों का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है। माध्यम के कणों का दोलन यानी ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपागेशन यानी ट्रांसवर्स वेव उसी को कहा जाता है कि माध्यम के कणों का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं यानी अनुप्रस्थ तरंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बताए थे पिछले क्लास में कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, ऑल जो है सी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है एंड ऑल आर क्या? ट्रांसवर्स वेव। सभी जो है से अनुप्रस्थ तरंग है। फिर है कि मान लिया कि कोई आपसे पूछ दे कि भूकंप में जो तरंग उत्पन्न होता है, सिस्मिक वेव जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, सिस्मिक वेव क्या है? तो वह भी ट्रांसवर्स वेव है। तो देखिए, ट्रांसवर्स वेव का परिभाषा जो है छोटा दे दिए हैं कि माध्यम के कणों का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए कि जो है से जब अनुप्रस्थ तरंग बोल दिए तब यहाँ पर ई बोलना जरूरी हो गया कि अनुदैर्घ्य तरंग एक पढ़े होंगे आप, हालांकि सब नीचे क्लास में यह 9th में पढ़े होंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? देखिए, अंग्रेजी लिख दिए हैं लैंगिट्यूडिनल वेव। जैसे ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग क्या है कि अनुदैर्घ्य तरंग है। इसका क्या डेफिनेशन चलता है? तो इसका डेफिनेशन है कि तरंग दोलन, इसमें क्या है कि माध्यम के कणों का दोलन जो है से तरंग दिशा की ओर होता है यानी तरंग दिशा के आगे पीछे होता है। जैसे ध्वनि तरंग जो है से ध्वनि तरंग आपका जो है से अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आइए, अब इसके बारे में, लाइट के बारे में जो है सब मिरर पर आ जाइए कि मिरर क्या है, मिरर किसको कहते हैं। तो मिरर से अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि मिरर का मतलब कि शीशा है, तो वो माइंड से हटा दीजिए। मिरर देखिए, मिरर उस सतह को कहते हैं, उस स्मूथ सरफेस को कहते हैं जो 90% से ऊपर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे यानी परावर्तन कर दे। वह सतह जो 90% यानी 90% से ऊपर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, उस सतह को मिरर कहते हैं। जैसे मान लिया कि यह आपका बोर्ड है, तो यहाँ पर जो है से बोर्ड के पास आप आइएगा तो कुछ आपका जो है से चेहरा हल्का हल्का दिखाई देता है। तो हल्का दिखाई देता है लेकिन 90% से बिलो है। तो 90% से बिलो है तो यह जो है से दर्पण के यानी मिरर के परिभाषा में नहीं आएगा। लेकिन अगर इस सतह को इतना चिकना कर दिया जाए कि यह 90% से अबव लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो वह जो है से मिरर के परिभाषा में आ जाएगा और इसको हम मिरर कहने लगेंगे। तो ऐसा माइंड में नहीं लीजिएगा कि मिरर का मतलब कि शीशा आप समझिएगा। ऐसे जनरली शीशा को जो लिया जाता है तो 90% से अबव जो है से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी सतह पर, देखिए, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है से वह सतह एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हिस्सा जो है और उसका अधिकांशतः हिस्सा जो है से उसी माध्यम में और उसी प्लेन में बाउंस करता है। यह प्रक्रिया जो है से प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब आइए, ये हो गया आपका परावर्तन। तो अब आपको लग रहा होगा कि तो अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन।
तो रिफ्रैक्शन क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहा जाता है, तो परावर्तन, इसको अपवर्तन कहा जाता है। अब जो है से यहाँ पर जो है से कंपटीशन में अब क्वेश्चन आपसे करेगा, पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए इसमें जो है से पहला पॉइंट दिए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। तो वेग क्यों बदलता है, चूंकि उसका अपवर्तनांक बदल जाता है। जैसे मान लिया कि आप जो है से कहीं चल रहे हैं और एक पे एक भीड़ वाला जगह में आप घुस गए, मेला वगैरह में घुस गए, तो वहाँ पर अगर आप चले गए तो आपके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कि वह सघन माध्यम आ गया, आप विरल में शुरू में चल रहे थे, यानी रियर मीडियम में चल रहे थे, अब डेंसर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन, और दूसरा दिए हैं कि अपवर्तनांक में परिवर्तन। तो यह जो है से आपका क्या, इसका रीजन हो गया, अपवर्तन का क्या आ गया कि रीजन आ गया। हाँ, तो अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का नियम देखिए, यह एक नॉर्मल है और यहाँ पर क्या है कि इस सतह पर देखिए प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो देखिए एक माध्यम लिख दिए हैं, पहला माध्यम सेकंड मीडियम है, नहीं ये नहीं है, अपवर्तन है, वो परावर्तन में वैसे होगा। देखिए प्रकाश का ये पहला माध्यम है और यह है आपका जो है से सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम आ गया। तो देखिए प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो देखिए इसकी दिशा बदल गया। वास्तव में जो है से दिशा तो ये था ओरिजिनल, लेकिन देखिए यह जो है से पहला माध्यम से जब दूसरा माध्यम में प्रवेश किया, पहला माध्यम को हम मान रहे हैं कि यह जो है से विरल माध्यम है। एक का मतलब एक इसका अपवर्तनांक समझिए और दो का मतलब दो इसका अपवर्तनांक समझिए। तो अपवर्तनांक अगर 2 हो गया तो इसका मतलब कि डेंसर मीडियम आ गया। तो डेंसर मीडियम आ गया तो प्रकाश की किरण जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे मान लिया कि आप जो है से अगर चल रहे हैं एक पे एक भीड़ वाला जगह में आप प्रवेश कर जाइएगा तो उसमें जो है से क्या है कि अभिलंब की ओर, देखिए अभिलंब की ओर यह जो है प्रकाश की किरण क्या हो गया, झुक गया। तो झुक गया तो यह क्रिया तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। तो प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़े होंगे कि आपतन बिंदु, अपवर्तन बिंदु और उस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक दिशा में होते हैं, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट में है आपका स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम में आप पढ़े होंगे कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, पार्टिकुलर रंग के लिए या स्पेशल रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है से अचर होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश की किरण जो है से फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह जो कोण है आई, यह है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपवर्तन कोण। यह आर जो है अभिलंब के साथ आर जो कोण बन रहा है सेकंड मीडियम में, यह आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है। यह है आपका जो है से आपतन कोण था। तो आपतन कोण का साइन है और अपवर्तन कोण का साइन है, और दोनों का रेशियो जो है से क्या कहलाता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब यहाँ भी जो है सोचने वाली विषय यह है कि अपवर्तनांक किस माध्यम का कहलाएगा, पहला माध्यम का या दूसरा माध्यम का। तो इसके लिए जो है से आप समझ जाइए, आपको कंसेप्ट बनाना होगा कि अगर प्रकाश फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में प्रवेश कर रही है तो जो अपवर्तनांक यहाँ निकाला गया जो स्नेल के द्वारा, तो यह अपवर्तनांक जो निकला वह सेकंड मीडियम का निकला और फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष निकला। यानी कि देखिए हम लिख दिए हैं μ21, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि μ12, इसको पढ़ना है μ21। इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी ऐसे कहिए कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में जा रही है तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है पहला के सापेक्ष, और यह तो इसीलिए लिख दिया है μ21। सिर्फ म्यू बराबर साइन है बट साइन आर नहीं समझिएगा। μ21
यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो साइन आई बटे क्या आ गया साइन आर। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं μ2 के μ2 बाई μ1, μ2 माने यहाँ वाला ऊपर लिखिएगा, आई जो ऊपर लिखा है इसको नीचे लिखिएगा μ2 बाई μ1। अब जैसे मान लिया कि आ गया आपको कि μ21 गुने μ12, तो μ21 गुने μ12 बराबर क्या आएगा, तो देखिए ऐसे तोड़ दीजिएगा। μ21 का मतलब क्या आ गया μ2 बाई μ1, μ21 तो μ2 बाई μ1, और यहाँ पर जो है से आ गया क्या μ12 तो μ1 बाई μ2। तो देखिए ई कट गया, ई कट गया, तो ये क्या आ गया 1 आपका आ गया। अब देखिए कुछ अपवर्तनांक जो है से याद रखिएगा, इतना का अपवर्तनांक जरूर याद रखिएगा। देखिए ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक होता है जो कांच का अपवर्तनांक होता है उतना ही आपका ग्लिसरीन का अपवर्तनांक होता है 3/2 यानी 1.5 होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 4/3 होता है, तो 1.33 आएगा। अगर मान लिया कि कोई कह दे कि कांच और पानी में कौन सघन और कौन विरल माध्यम है, कौन डेंसर मीडियम है और कौन आपका जो है से रेयर मीडियम है, तो देखिए पानी का अपवर्तनांक क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको आ गया 1.33, और कांच का अपवर्तनांक आपको आ गया क्या 1.5। तो यह ज़्यादा है, कांच वाला ज़्यादा है, पानी कम है, तो इसका मतलब है कि पानी आपका रेयर मीडियम हो गया और कांच आपका जो है से डेंसर मीडियम हो गया। अब देखिए हवा का अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1.0003 ऐसे करके होता है, यानी कहने का मतलब है कि ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग 1 ही ले लिया करते हैं। तो देखिए करीब करीब 1 लिख दिए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन अब कंपटीशन में पूछ दिया कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है। पहला चॉइस में आपका दे दिया 1, दूसरा चॉइस में आपको दे दिया कि ग्रेटर देन 1, फिर आपको दे दिया कि लेस देन 1। तो देखिए वास्तव में ग्रेटर देन 1 है। निर्वात का अपवर्तनांक जो है से आपका 1 होता है, हीरा का अपवर्तनांक आपको 2.42 होता है। तो देखिए ये सब अपवर्तनांक जो है से इतना जरूर याद रखिएगा। यहाँ हीरा कांच का अपवर्तनांक जो है से कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 आ गया, निर्वात का अपवर्तनांक 1। तो देखिए यह दोनों जो है सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हवा का अपवर्तनांक जो है से आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 1 और निर्वात का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। हीरा का अपवर्तनांक 2.45। आप पढ़े होंगे कि हीरा क्यों चमकता है, तो उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरा जो है से चमकता है उच्च अपवर्तनांक के कारण, तो इतना अपवर्तनांक होता है। अब आइए अपवर्तनांक का डिफिनीशन जो है से दूसरा डिफिनीशन दे रहे हैं। तो देखिए अपवर्तनांक का दूसरा डिफिनीशन क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का रेशियो जो है से उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। मीवेम लिख दिए हैं, तो मीवेम का मतलब आपको समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एम का मतलब मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का रेशियो जो है से क्या कहलाता है, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एक ई डेफिनेशन दे दिए, एक यहाँ स्नेल के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था। अब देखिए एक जो है से तीसरा डेफिनेशन आपको देखिए इसी को लिख दिया है, मीवेम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग जिसको सी से डिनोट किया जाता है, C/Vm लिख दिए हैं। C/Vm, Vm का मतलब आपको समझना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ C के जगह पर इतना भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई Vm। Vm का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो μm बराबर आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू C/Vm, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बाई माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका रेशियो जो है से उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का तीसरे प्रकार से डिफाइन इसको कर रहे हैं। देखिए मान लिया कि यह कोई जो है से मीडियम है, मान लिया पानी है या कोई अन्य द्रव है, कोई भी लिक्विड है, इसमें देखिए एक मछली बना दिए हैं, तो यहाँ पर जो है से बड़ा H से डिनोट किए हैं, यानी यह आपका जो है से रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई है। तो आप जानते होंगे कि वास्तविक गहराई से जो है से उठा हुआ मालूम पड़ता है, यानी कम गहराई पर मछली मालूम पड़ती है,
उसी तरह से अगर पानी में सिक्का है तो वह वास्तविक गहराई से कम गहराई पर मालूम पड़ती है। तो देखिए यह मछली का एच जो है से क्या है, आपका रियल डेप्थ है, यानी वास्तविक गहराई है। तो देखिए यहाँ पर जो है से मछली दिखाई दे रही है, ऊपर से अगर देखा जाए तो यह जो है से इतना गहराई पर यानी कम गहराई पर दिखाई दे रही है, छोटा एच पर। तो यह आपका जो है से एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ का मतलब हो गया कि आपका जो है से आभासी गहराई है। तो देखिए मीवेम इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। इसको पानी नहीं समझिए, मान लिया कि कोई अन्य माध्यम है, अल्कोहल है या कोई अन्य द्रव है, कुछ भी आप समझिए। तो मीवेम का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई यानी रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, यानी मीवेम बराबर बड़ा एच बाई क्या गया, छोटा एच। तो मछली जो है से वास्तव में जो है से बड़ी एच गहराई पर थी और इसके बाद जो है से छोटी एच गहराई पर दिखाई दे रही है। तो वास्तव में मछली जो है से कितना शिफ्ट कर गया, यानी कितना उठ गया। तो कितना उठ गया, तो बड़ा एच में से अगर छोटा एच हम घटा दें तो इसका मतलब है कि मछली इतना ऊंचा उठ गया है, तो उसको कहा जाता है शिफ्ट। तो शिफ्ट का मतलब क्या, बड़ा एच माइनस छोटा एच। तो बड़ा एच माइनस छोटा एच के जगह पर यहाँ से फार्मूला ला सकते हैं। देखिए मीवेम बराबर हम क्या बताए हैं, मीवेम बराबर बताए हैं बड़ा एच बाई छोटा एच। तो छोटा एच को अगर यहाँ ला दिया जाए और मीवेम को अगर यहाँ ला दिया जाए तो एच बराबर क्या आ जाएगा, छोटा एच बराबर बड़ा एच बाई म्यू एम। तो देखिए ये तो बड़ा एच ही वाला लिख दिए हैं, छोटा एच के जगह पर लिख रहे हैं एच बाई म्यू एम। एच कॉमन ले लिए हैं तो 1 माइनस क्या आ गया, 1 माइनस आ गया 1 बाई म्यू एम आपको आ गया। तो इस तरह से जो है सही आया। अब इसके बाद जो है से क्या है कि देखिए इस पर जो है से कुछ जो है से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो कांच में अगर प्रकाश का वेग है तो देखिए यहाँ पर हम बताए हैं कि म्यू एम बराबर सी बाई वी एम। तो वी एम के जगह पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम आपका है। तो यहाँ पर जो है से हम अगर निकालेंगे वी एम, तो वी एम निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सी बटे म्यू एम, ऐसे निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर निकाल दीजिए, कांच में प्रकाश का वेग है तो समझिए कि एक तरह से आपको पूछा जा रहा है वी जी, जी माने ग्लास समझिएगा। तो सी बटा क्या आ जाएगा, म्यू जी। सी बटा क्या लिखाएगा, म्यू जी। तो सी बटा म्यू जी, तो सी का मतलब 3 × 10⁸ अब बटा म्यू जी। तो म्यू जी तो इतना देखिए याद करने के लिए हम बताए थे कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का क्या होता है, तो 3/2। तो 3/2 तो देखिए ये आई तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह से पानी में प्रकाश का वेग अगर बताना है, तो पानी में प्रकाश का वेग बताना है तो आराम से बता दीजिएगा। इसमें क्या लिख दीजिएगा, जो वी जी लिखे हैं इसको लिख दीजिएगा वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 × 10⁸। अब बाई क्या लिखिएगा, तो म्यू डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। तो म्यू डब्ल्यू का मतलब कि 4/3। तो 4/3 कीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 3 या 9 बटे क्या आ जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह हो जाएगा क्या, पानी में प्रकाश का वेग हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है से बार बार इसको पूछा जाता है। यह क्या है कि कांच का अपवर्तनांक है म्यू जी ए। इसको ऐसे नहीं पढ़िएगा कि म्यू ए जी, सबसे पहले यहाँ वाला का पढ़ना है म्यू जी ए, यानी ग्लास का अपवर्तनांक ईयर के सापेक्ष। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, यानी ग्लास का अपवर्तनांक हवा ईयर के सापेक्ष 3/2 है। ये भी दिया हुआ है म्यू डब्ल्यू ए, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक ईयर के सापेक्ष। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, यानी ईयर वाटर का अपवर्तनांक जो है ईयर के सापेक्ष 4/3 दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि म्यू जी डब्ल्यू का मतलब हो गया कि ग्लास का अपवर्तनांक आप जो है से वाटर के सापेक्ष बता दीजिए क्या होगा। फिर कह रहा है कि म्यू डब्ल्यू जी, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष जो है से क्या हो जाएगा, इसको आप बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे, ध्यान रखिए कि μ2 यानी μ2/μ1, तो म्यू जी डब्ल्यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ग्लास के अपवर्तनांक में
वाटर के अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना है। तो ग्लास का अपवर्तनांक आपका क्या है, तो ग्लास का अपवर्तनांक आपका 3/2 है। तो 3/2 इसको डिवाइड किससे कर देना है, तो 4/3 है। वाटर का अपवर्तनांक देखिए यहाँ इतना याद करने के लिए बताए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको जो है से क्या कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको क्या 9/8 आ जाएगा। इसी तरह से इसको निकालना है, अगर वाटर का अपवर्तनांक निकालना है, ग्लास के सापेक्ष निकालना है, μWg निकालना है। तो μWg निकालना है तो बस इस फार्मूला पाइए μ21 तो μ2/μ1। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिएगा μW आप बाई क्या लिख दीजिएगा μg लिखिएगा। तो ये आपको आ जाएगा क्या 4/3 आप बाई 3/2। तो यह है आपका आ जाएगा क्या 8/9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सही न्यूमेरिकल जो है से पूछा हुआ है, ये भी पूछा जाता है। और इसके लिए जो है सही आपका क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। और देखिए म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन जो है से 3 तरह से दिए हैं, तीनों याद रखिएगा। एक स्नेल दिया था, तो स्नेल क्या दिया था कि किसी प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन समझिएगा, आपतन कोण की ज्या आई है आपतन कोण और यह है आर आपका अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो जो है सो उस माध्यम का सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष। दूसरा आपको अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ डिफिनीशन दिए, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का रेशियो है, यानी μm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एनी मीडियम इक्वल टू C/Vm, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। एक तीसरा डिफिनीशन दिए हैं कि किसी माध्यम का अगर मान लिया कि आपको अपवर्तनांक निकालना है तो क्या है कि उस माध्यम में रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अगर रेशियो हम निकाल लेंगे तो यह जो है से आपको निकल जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक। यानी रियल में अपरेंट से अगर भाग दे देंगे, देखिए मछली जो है से वास्तव में बड़ी एच गहराई में मछली थी और इसके बाद उठा हुआ जब मालूम पड़ रहा है तो छोटा एच में मालूम पड़ रहा है, तो बड़ा एच बाई छोटा एच, तो यह आपका निकल गया क्या, यह जो है से आपका इस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है से अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 3 तरह से डिफाइन किए हैं। शिफ्ट किसको कहते हैं, शिफ्ट आपको समझना क्या है, शिफ्ट का मतलब कितना शिफ्ट कर गया यानी कितना उठ गया। शिफ्ट का मतलब एक तरह से समझिएगा उठाव, यानी बड़ी एच गहराई में जब मछली थी अब छोटी एच गहराई में दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि कुछ तो उठ गया है यानी शिफ्ट कर गया है। तो वही बड़ा एच में से छोटा एच घटा दिए तो आपको शिफ्ट निकल गया। तो इस तरह से जो है से इतना क्लास, अगर आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।